नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान में एकदम झकास टॉपिक है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपको एकदम तड़ाके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए आपको आज की हेडिंग से रूबरू करवा देते हैं। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा स्थिति बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कल हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में देखा था कि अगर कोई द्विध्रुव है तो द्विध्रुव की अक्ष में, अगर अक्ष का मतलब बताएं तो लेफ्ट या राइट में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो हमने वहां पे उसका व्यंजक बहुत अच्छे से बता दिया था कि कैसे निकाला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपको अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद होना चाहिए, जो हो है क्या, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो चाहे अक्ष की बात हो चाहे निरक्ष की बात हो, तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा है कि निरक्षीय स्थिति में आज हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं और जैसे जैसे चित्र बनाएंगे वैसे आपको इसकी थियरी भी लिखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक द्विध्रुव लेंगे कुछ यूं। ये हमारा हो गया द्विध्रुव, जिसके एक तरफ धन आवेश होगा और दूसरी की तरफ होगा ऋण आवेश। ये मान लेते हैं हमारा ऋण आवेश है और ये मान लेते हैं हमारा धन आवेश है। ये इसका कौन सा पॉइंट होता है भाई? मिडिल पॉइंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। कल हमने निकाला क्या था? इसके लेफ्ट में या इसके राइट में अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जो दूरी आपको डिस्कस करके बताई गई थी आर होनी चाहिए, वो आर दूरी कितनी भी हो उससे क्या कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। लेकिन आज का हमारा जो प्रश्न है वो इसके निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करने का प्रश्न है। तो चलिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि ध्रुव के जस्ट ऊपर या ध्रुव के जस्ट नीचे। तो हम इससे द्विध्रुव के बीचों बीच से कुछ दूरी पर, वो दूरी कितनी होगी भाई? अभी हम आर मान लेंगे फटाफट। पहले तो हम वो दूरी दिखा दें। मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु कौन है भाई? पी है। कोई बिंदु कौन है भाई? पी है। इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है ना। फिर से आपको बता दें कि द्विध्रुव की आधी लंबाई कितनी होती है? एल। बाकी की आधी लंबाई कितनी होती है? एल। अब हमें इस द्विध्रुव के निरक्ष में हमने मध्य बिंदु से इसके स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम दिख रही है, इसलिए हेडिंग को मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ। अब हम सीधा सीधा अपने काम की बात करेंगे। हेडिंग तो हमने सीख ली है कि हमें हेडिंग में क्या पढ़ना है। चलिए भाई, अब इस बिंदु को पी हमने मान रखा है, तो इसको दोनों सिरों से, पहले और दूसरे सिरे से, पहले सिरे को आप ए और इस सिरे को आप बी भी मान सकते हो। ए को पी से और बी को भी पी से मिला देते हैं। चलिए फटाफट, ये मिल गया और इसको भी मिला दिया। ठीक है ना। अब आपको तो पता होना चाहिए कि किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे निरक्ष में ज्ञात करनी है, ऊपर ज्ञात करनी है या नीचे ज्ञात करनी है, वैसे किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बचा कौन? Q और R। Q कौन है? जिस आवेश के कारण हम क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, और R कौन है? बीच की दूरी, यानी कि आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो अगर हम यहाँ पे
ए वाले पर रखा जो माइनस क्यू कूलाम का आवेश है इसके कारण तीव्रता निकालें, और फिर बी पर रखा प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो इस आवेश से इस बिंदु की और इस आवेश से इस बिंदु की बीच की दूरी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक बीच की दूरी हमें मालूम नहीं होगी तब तक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आपको तो पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ही होंगे। और यहाँ पे ये लंबाई कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हमने मान रखी है वो कितनी है, स्मॉल r मान रखी है। यहाँ पे बड़ा सा ज़्यादा गंदा दिख रहा हो तो आप इसे ज़्यादा झंझट से हटा दो। ये आपको अब सीधा सीधा फिगर दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें ज्ञात करना है। चलिए तो बिना समय गंवाए फटाफट हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। तो भैया ये कितना है, L है, ये कितना है, R है, ये कितना है, 90 अंश है। ठीक है ना। अगर ये 90 अंश तो ये हुआ कर्ण, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। अगर हमें लंब और आधार पता हो तो कर्ण का मान क्या होता है, आपको तो पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फटाफट। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा भैया, ये तो कर्ण है और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहाँ पे भी इसका मान जो आ जाएगा वो लंब कितना है भाई, r स्क्वायर, और आधार कितना है, l स्क्वायर। ये हो गया इस भुजा का मान, और हमारे लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आइए फटाक से निकाल लेते हैं। यहाँ भी ये दूसरा बगल वाला कोण कितना है, 90 अंश, क्योंकि द्विध्रुव एकदम सीधा है और एकदम सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो 90 इधर वाला हो गया, तो बचा हुआ बाकी कितना इधर है, 90 है। यानी कि ये कोण भी समकोण त्रिभुज है, तो ये भी कर्ण होगा, ये आधार और ये लंब, और इस भुजा का भी मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये देखो फटाक से मान आ चुका है। अब बारी किसकी है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की। चलो भैया, ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि सदिश राशि होती है तो प्लस क्यू के कारण, हमने जैसे वहाँ पे दिखाया था इसके पहले वाले में, उसमें क्या था, प्लस क्यू के कारण बाहर थी और माइनस क्यू के कारण अंदर थी। तो यहाँ पे भी प्लस क्यू के कारण बाहर होगी, और मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E1। मान कितना है इसका, E1 है। ठीक है ना। अब अगर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी भाई, अंदर की तरफ होगी, और इसको मान लेते हैं ये मान कितना है, E2 है। अब ये देखो समस्या तो ये आ गई कि वहाँ पे एक दूसरे के विपरीत थे तो हमने घटा लिया था और मान हमारा आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, हम घटाएंगे कैसे। तो यहाँ पे इसकी समस्या को हल करने के लिए हम फिर से कुछ ना कुछ टिट्टिम्मा लगाते हैं। यहाँ पे ये कोण कितना झुकाव मान लेते हैं, थीटा है। अगर ये झुकाव थीटा है तो यहाँ पर इस द्विध्रुव के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं कुछ यूँ। अब ये झुकाव कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। अगर ये झुकाव थीटा हो गया तो हमारी समस्या समझ लो हल भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का जो मान है इसे दो भागों में बांट लेंगे, क्योंकि जब आप किसी वस्तु पर एक निश्चित दिशा में बल आरोपित नहीं करते हैं तो वो बल आपका दो भागों में बढ़ जाता है। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था कक्षा 11 में, वहाँ पे क्या था कि m द्रव्यमान की वस्तु थी, अगर हम उसे मेज पे रखते थे तो उसका सारा का सारा बल उसे नीचे की तरफ दबाने में लगता था, लेकिन जब मेज को थोड़ी तिरछी कर देते थे तो उस वस्तु का भार ही उसे नीचे खींचता था और उसे रोकने का भी प्रयास करता था, अर्थात वो बल दो भागों में बढ़ जाता था। एक उस बल का क्षैतिज घटक होता था और एक उस बल का ऊर्ध्व घटक होता था। तो यहाँ पे भी आपका जो ये वैद्युत क्षेत्र की आपकी जो तीव्रता है ये भी दो घटकों में बढ़ जाएगी, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। तो ये हमारा मान लेते हैं ऊर्ध्व घटक और ये मान लेते हैं हमारा क्षैतिज घटक। अगर अब यहाँ पे आप इसे समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ यूं मिला देंगे,
ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये लंब। यहाँ पर हमें इस भुजा का मान पता है, इस भुजा का और इस भुजा का मान ज्ञात करना है। अगर हम आप सब अच्छे से बीजगणित पढ़े हैं और उसमें त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आप फटाफट निकाल सकते हो। इसमें से आपका जो मान आएगा, इसका मान आएगा E1 cos थीटा और इसका मान आएगा E1 sin थीटा। अगर आपको ये जानना है कि E1 cos थीटा और E1 sin थीटा का ये मान आता कैसे है तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके खूब धुआंधार वीडियो उसकी बना दूंगा, आप अच्छे से समझ लेना अगर नहीं आया होगा तो। चलते हैं दूसरे की तरफ बात करते हैं। E2 भी बेचारा तिरछा है, ना इधर है ना उधर है, ये भी दो घटकों में बढ़ जाएगा। इसका क्षैतिज घटक तो भैया इधर है होगा, लेकिन ऊर्ध्व घटक इसका इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा। तो आइए मान निकालते हैं। इसको भी जब देखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये झुकाव कितना है, थीटा है। जब ये हमारा जो झुकाव है ये थीटा होने के कारण अब हम यहाँ पे फिर से इसको ऐसे लंब, इसे जैसे ऊपर हमने एक त्रिभुज बनाया है वैसे नीचे भी बनाएंगे और यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा E2 cos थीटा और इसका जो मान आएगा E2 sin थीटा। अब आपको बता दें E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। E1 कौन है? पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 कौन है? दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि ये दोनों परिमाण में बराबर होते हैं इसलिए E1 और E2 का भी मान क्या होगा? बराबर होगा। और ये झुकाव भी बराबर है इसलिए झुकाव भी यहाँ दोनों पे बराबर होगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा के होगा। अगर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगी। बचा कौन? बचा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये बचे क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। अब ये खत्म क्यों हुए? आप खुद सोचो कि जब दो बल किसी एक वस्तु पर कार्य करें लेकिन एक दूसरे के विपरीत हों और उनके मान बराबर हों। जैसे आप और आपका कोई दोस्त किसी बुक को खींचे, आप भी उतना बल लगाओ खींचने में जितना वो लगा रहा है तो बुक ना आपको मिलेगी ना उसको मिलेगी, दोनों का बल शून्य हो जाएगा। वैसे ही E1 sin थीटा E2 sin थीटा को नष्ट कर देता है, लेकिन जब दोनों दोस्त मिलकर किताब को एक ही तरफ खींचोगे तो दोनों का बल जुड़ जाता है। उसी प्रकार E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी यहाँ पे आपका जुड़ जाता है। इतनी बात आपको थियरी में भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। थियरी में आप लिखेंगे क्या? सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं, फटाफट थियरी लिखने की व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि माना कोई एक द्विध्रुव AB है जिसके एक सिरे पर +Q तथा दूसरे सिरे पर -Q आवेश है। उसकी आधी लंबाई L तथा पूरी लंबाई कितनी है? 2L है। उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने P लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। फिर हमने P से B को और P से A को मिला दिया और P से A तथा P से B की दूरी जो आई वो कितनी आई? √r² + L²। अगर हम मान लेते हैं कि +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है जो बाहर की ओर है और -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है जो अंदर की ओर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 को हम दो घटकों में बांट लेते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक जो है वो एक ही दिशा में है इसलिए उन दोनों को जोड़ लेंगे और जो ऊर्ध्व घटक है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है लेकिन परिमाण बराबर होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो बिंदु P पर बची हुई कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सारा ड्रामा यहीं से तैयार होता है। अब हम E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा का यहाँ पे मान रखेंगे और फटाफट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा है। E दोनों में cos थीटा कॉमन दिख रहा है तो फटाक से हम पहले cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या आपका? E1 प्लस E2 यानी कि E1 और E2 का मान। आइए E1 E2 का मान लिखते हैं। आपको तो पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई Q/r², जहाँ पे Q आवेश होता है और R बीच की दूरी होती है। तो आइए यहाँ पे हम वही करते हैं।
कॉस थीटा, E1 का मान भाई कौन है, ये है। E1 का मान फटाक से रखेंगे, क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q अपान यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है भाई, बीच की दूरी √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, पूरा विस्तार कर रहा हूँ। इसे शॉर्टकट भी किया जा सकता था, लेकिन शॉर्टकट कर देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। चलिए E2 का भी मान रखते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 और मल्टीप्लाई ये Q है। क्योंकि यहाँ पे आप इसकी दिशा ले चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे अब कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q अपान बीच की दूरी फिर से वही है √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका E = आप देखें तो अंदर जो राशियां लिखी हैं वो सब एक जैसी हैं, इसलिए वो जुड़ जाएंगी। और जोड़ने के बाद आपका जो बचेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और इनका वर्ग होने के कारण √ हट जाएगा, Q अपान r² प्लस L² इंटू 2 cos थीटा। समझ लो आपका फॉर्मूला पूरा हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है, उसको भी पूरा कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे है cos थीटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, चलिए देखते हैं क्या है। अगर इस त्रिभुज पे हम गौर करें, ये तो यहाँ पे बना सकते हैं इसे। ये झुकाव आपका थीटा है, ये कितना है L है, ये कितना है R है, और ये भुजा कितनी है √r² प्लस L² है। चलिए यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे इस कोण के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, ठीक है ना। तो चलिए cos थीटा का मान रखते हैं, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान r² और प्लस L² मल्टीप्लाई 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा L अपान ये पूरा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है आधार बटा कर्ण, और आधार का मान कितना है L है और कर्ण का मान है आपका √r² प्लस L²। अब समझ लो आंसर आ चुका है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, वैसे किताब में सारा दिया गया है, सिर्फ समझने की बात बाकी थी। चलिए डेरिवेशन को पूरा करते हैं। यह आपका हो जाएगा E = 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान, यहाँ पे आप देखिए 2L इंटू Q है भैया। 2L इंटू Q किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो 2L इंटू Q को हम सीधा सीधा P लिखेंगे, P। और यहाँ पे देखो r² प्लस L² की घात √ का मतलब क्या होता है 1/2। जब भी किसी संख्या की घात जब भी किसी संख्या के ऊपर √ लगा होता है तो उसकी घात कितनी होती है 1/2 होती है। और जब भी कोई घात ना लगी हो तो उसकी घात कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी टोटल कोई घात नहीं है और इसकी टोटल घात कितनी है 1/2। और आपको तो पता है जब संख्याएं समान हो तो घातों में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आइए गुणा करते हैं और घातों को जोड़ लेते हैं। इसकी घात 1 है और अगर इसको √ को मिटा दें तो इसकी घात कितनी है 1/2। तो गुणा करेंगे अगर इनको और इनको तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और घातें जो बचेंगी वो r² प्लस L² की घात 1 और आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.5 का मतलब 3/2। यहाँ पे हो जाएगा 3/2। आगे बढ़ते हैं, E = 1/4 एप्सिलॉन 0। और आपको बता दें भैया L के हिसाब से R का मान बहुत ज़्यादा होता है। इसको हमने पीछे भी बताया था कि L बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात L इज ग्रेट किससे होता है R से होता है। इसलिए L को छोड़ देते हैं, R को रख लेते हैं और यहाँ पे आपका आ जाता है P अपान R की घात 2 की घात 3/2।
और आपका फाइनली जो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई पी अपान 2 से 2 कट जाएगा और आपका जो बचेगा वो r की घात क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। अब आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हम द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकालते हैं, फिर उसके कुछ अंकित प्रश्न भी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, जहाँ रहो आबाद रहो।